आप सभी का पावर स्टूडियो में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जो कि हमारे लिए CSIR नेट और गेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, इसको करेंगे। एटॉमिक फिजिक्स के लिए सबसे पहले बात यह है कि इसके लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है। इसके लिए सिर्फ एक ही बुक मैं रिकमेंड करूँगा, जिसका नाम है राजकुमार की एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड लेजर बाय राजकुमार। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। इससे आपको बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फिर भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता है तो आप और भी बहुत सारे रेफरेंस बुक है, आप उनसे देख सकते हैं। देखो, एटॉमिक और मोलिकुलर फिजिक्स में हम सबसे पहले हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, इसमें हम मेन टॉपिक जो अध्ययन करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करेंगे बोहर मॉडल, और इसके बाद में अध्ययन करेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड पेरिटी, और इसी के साथ में हम अध्ययन करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स, और इसी के साथ में हम अध्ययन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड वेक्टर एटम मॉडल, और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे फाइन स्ट्रक्चर की, और इसी के साथ हम अध्ययन कर लेंगे लैम्प शिफ्ट क्या होता है इसके बारे में, और फिर हम करेंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे, और एलएस एंड जे कपलिंग भी हम इसके साथ में अध्ययन करेंगे। हम इनके अंदर हम जीमान इफेक्ट, पास्चन बेक इफेक्ट, और स्टार्क इफेक्ट, और इसके साथ में हम हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ये सब अध्ययन करेंगे हम एटॉमिक में, और उसके बाद में हम मोलिकुलर स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। और मोलिकुलर स्पेक्ट्रा के अंदर हम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रा, NMR, फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और लास्ट में हम अध्ययन करेंगे लेजर के अंदर हम आइंस्टीन कोफिशिएंट, लाइट एम्प्लीफिकेशन, और विभिन्न प्रकार के हमारे पास जो टाइप्स ऑफ लेजर है और उनके एप्लीकेशंस है, उनके बारे में इसमें अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम एटॉमिक इन मोलिकुलर फिजिक्स में हम पढ़ते क्या है। देखो, एटॉमिक फिजिक्स में हम इनके स्पेक्ट्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके स्पेक्ट्रा के बारे में हम इसको देखेंगे कि क्या होते हैं और किस प्रकार से हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उनमें ये दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्पेक्ट्रा होता क्या है। देखो, जब भी कोई गैस या वेपर एक्साइटेड स्टेट में होता है, लेकिन जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट से, मान लेते हैं कि ये हमारा है इनिशियल स्टेट और ये मान लेते हैं इसकी फाइनल स्टेट, ये हमारी है एक्साइटेड स्टेट, और मान लेते हैं कि ये हमारी है ग्राउंड स्टेट। जब ये स्टडी स्टेट में होता है, तो जब ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर यहाँ से कुछ रेडिएशन इमिट करता है, और ये जो रेडिएशन इमिट हुई है, इसका जब डिस्पर्जन करते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, तब हमें कुछ इस प्रकार की अलग अलग वेवलेंथ की कुछ लाइन हमें दिखाई देती है। और पर्टिकुलर लाइन की जो ये है लाइन, पर्टिकुलर हमारे पास जो वेवलेंथ है, इसको बोल रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइन।
और इनका जो ग्रुप होता है इनको हम बोलते हैं लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा या फिर लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब देखो इनको एटम्स के लिए दर्शाने के लिए सबसे पहले नील्स बोहर ने एक मॉडल दिया था, उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। देखो ये जो मॉडल है वो नील्स बोहर ने 1913 में दिया था। और ये जो मॉडल है वो कुछ हद तक क्लासिकल और कुछ क्वांटम के साथ में मिला जुला रूप है। थोड़ा सा इसमें कुछ इसके जो पोस्टुलेट्स होंगे वो कुछ क्लासिकल के होंगे और कुछ पोस्टुलेट्स जो हैं वो क्वांटम के अनुसार दिए जाएंगे। तो देखो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बोहर की पोस्टुलेट्स क्या थी, उन्होंने इसके लिए क्या क्या माना था कि किस प्रकार का हमारा मॉडल होना चाहिए। सबसे पहले बात तो ये है कि जो बोहर मॉडल है वो सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, पहली बात तो ये। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ पोस्टुलेट्स हैं। पहली पोस्टुलेट्स क्या है, बोहर ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। ठीक है, कैसे? मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके बाहर एक सर्कुलर पाथ में गतिशील है। ये होगी हमारी पहली पोस्टुलेट्स और इसको हम क्लासिकल लॉ भी कहते हैं, क्लासिकल लॉ। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ में गतिशील होता है तो इनके बीच में, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन होता है कूलाम्ब का अट्रैक्शन, कूलाम्ब अट्रैक्शन। इनके बीच में कूलाम्ब अट्रैक्शन है। फिर 2 नंबर यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इनकी जो कक्षाएं हैं, जो ऑर्बिट है वो इन्फिनाइट हो सकती है। उन्होंने ये कहा कि इनका जो एंगुलर मोमेंटम है, जो जितनी भी कक्षाएं हैं उन सब का जो एंगुलर मोमेंटम है L, वो h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज का मतलब ये है कि इनका जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तो ये n के मल्टीप्लाई में होना चाहिए। यहाँ पर जो n जो है वो हमारा है क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ठीक है, और n के जो मान है वो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से रहते हैं। देखो यहाँ पर एक n बराबर 0 हमने नहीं लिया है, इसका भी आगे कारण बताएंगे क्यों इसने बोहर ने n बराबर 0 का मान नहीं लिया था। यहाँ पर जो ये है ये एंगुलर मोमेंटम का परिमाण है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जो L का जो मैग्नीट्यूड है वो NH/2π होना चाहिए। थर्ड पोस्टुलेट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ में गतिशील होता है तो ये किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट नहीं करता है। देखो वैसे तो जब एक इलेक्ट्रॉन अपने वायर में जब गतिशील होता है तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर लेता है। तो इन्होंने ये माना कि जब एटम में इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा तो ये किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इमिशन नहीं करेगा, रेडिएशन का इमिशन नहीं करेगा। जब ये ऐसे कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जब अपने पथ में एक्सेलरेट होगा तो इस एक्सेलरेशन की वजह से इसमें कोई किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिशन नहीं होगा। फोर्थ नंबर पोस्टुलेट्स क्या है? फोर्थ नंबर पोस्टुलेट्स ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी हायर स्टेट में होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी इनिशियल स्टेट से अपनी फाइनल स्टेट में जाएगा तो उससे निकलने वाला जो रेडिएशन है वो उन दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के h न्यू के बराबर होगा। अंतर जो है वो h न्यू के बराबर होगा। कैसे? देखो यहाँ पर 2 कंडीशन बन सकती है। पहली बन सकती है इमिशन की। इमिशन की किस प्रकार से? देखो हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये उसकी एक ऑर्बिट है और ये इसकी एक दूसरी ऑर्बिट है।
मान लेते हैं कि ये जो ऑर्बिट है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इसको मान लेते हैं इसकी इनिशियल है EI, इसकी एनर्जी है, और जब यहाँ पर जाएगा तो इस ऑर्बिट में इसकी जो एनर्जी है वो EF, मतलब कि E फाइनल एनर्जी है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो इन दोनों ऊर्जा स्तरों के तुल्य यहाँ पर कुछ एनर्जी H न्यू यहाँ से रिलीज करेगा, जो कि इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर जो न्यू है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। दूसरा है अब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इसकी पहली एनर्जी और ये दूसरा हमारे पास एनर्जी लेवल है, यहाँ पर ऑर्बिट है। जब इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि ये जो इनिशियल एनर्जी स्टेट है इसको बोलेंगे EI और इसको बोलेंगे EF। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो इन दोनों के ऊर्जा के तुल्य भी यहाँ पर कुछ फोटोन या फिर कुछ रेडिएशन इमिट करेगा, जो कि H न्यू के बराबर होगा, और ये H न्यू है इन दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होगा। यहाँ पर हमने देखा कि जब भी जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान लो इस स्टेट से अगर यहाँ आ रहा है तो जहाँ से भी जाएगा हम उसको इनिशियल स्टेट मानेंगे, और जहाँ जा रहा है उसको हम फाइनल स्टेट मानेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखा कि जो भी रेडिएशन होगा उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी म्यू, वो इनकी फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी अपॉन H के बराबर होगी। यहाँ पर जो H है वो प्लांक कांस्टेंट है। ये थी बोहर मॉडल की 4 हमारे पास पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब इन पोस्टुलेट्स के आधार पर हम पहले जो एक इलेक्ट्रॉन के हमारे पास जो एटम है उनके लिए हम स्पेक्ट्रा का अध्ययन करेंगे। देखो, बोहर ने यह माना, बोहर ने यह कहा कि यदि किसी भी एटम का, मान लो ये हमारा एटम है, ठीक है, और उसके बाहर सर्कुलर पाथ में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये सर्कुलर पाथ में है, मान लेते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर लगा रहा है तो इसका कुछ वेग होगा। मान लेते हैं कि इसका वेग जो है वो है v, और ये हमारा है न्यूक्लियस। ये हमारा कोई भी एटम हो सकता है, तो उन्होंने कहा इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा Ze, और इसके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा E। बोहर ने यह कहा कि इसका जो नाभिक है ये हमेशा स्थिर रहेगा, ये हमारा स्टेशनरी है, ठीक है, ये हमारा स्थिर है। साथ ही साथ इसका जो मास है वो इनफाइनाइट है, इन्फिनेटली हेवी है ये। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इन्फिनेटली हेवी न्यूक्लियस है। आपको यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर हो गई है कि पहली बात कि ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा है, केवल जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ मूव कर रहा है। दूसरी बात कि ये जो नाभिक है वो इन्फिनेटली हैवी है इस इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इस जो नाभिक है इसका जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा है या फिर हाई है। 2 अजम्पशन इसने पहले मानी है। अब देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ में गतिशील होता है तो इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन लगता है। देखो, पहली बात इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, इसके एक्सेलरेशन की वजह से इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और दोनों विपरीत चार्ज होने की वजह से, दोनों चार्ज होने की वजह से इसके ऊपर एक कूलम्ब फोर्स भी लगेगा। तो हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, जब भी सर्कुलर पाथ में गतिशील होगा एकदम सिचुएशन में, अब जब दोनों इक्विलिब्रियम में होगा तब हम कहेंगे कि जो कूलम्ब फोर्स है, कूलम्ब्स फोर्स, वो बराबर होगा सेंट्रीपेटल फोर्स के। जो कूलम्ब फोर्स कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KZ ZE, इसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी। मान लेते हैं कि हमारे पास है R, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास M, इलेक्ट्रॉन का मास, ये जो M है वो इलेक्ट्रॉन के मास को बताता है, V ये इलेक्ट्रॉन के वेग को बताता है, mv² अपॉन R, ये R जो है वो सेंटर से जो कण गतिशील होता है उसके बीच की दूरी होती है। तो यहाँ से आ जाएगा
1/4πε0 ZE इंटू ई अपॉन आर बराबर mv² अपॉन आर, सॉरी ये r²। और अब हम देखते हैं यहां से r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं mv² अपॉन ZE² 4πε0 और r। इसे मैं देता हूं समीकरण नंबर 1। जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में गतिशील है, तो अगर ये सर्कुलर पाथ में गतिशील है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक एंगुलर मोमेंटम भी लगेगा। और हम जानते हैं कि बोर ने कहा था कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब है कि L बराबर NH/2π, और इसका मान हमें पता है कि कांस्टेंट होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब भी कोई भी पार्टिकल जब भी वेग से r त्रिज्या के सर्कुलर पाथ में क्या करता है, गतिशील होता है, जिसका m द्रव्यमान हो, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है L वो दिया जाता है r इंटू पी। यहाँ पर जो p है ये इसका मोमेंटम है। चूंकि इसका जो वेग और ये r है ये दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनके बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का है, और साइन 90 का मान होता है 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ r इंटू एम वी, तो ये हो जाएगा एम वी आर। देखो मैंने इसको एम वी आर क्यों लिखा है, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है हमारा 90 डिग्री का है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, हम इसको बराबर कर सकते हैं। तो यहां से देखो, तो ये हो जाएगा एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2π। यहां से हम वेग का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो ये हमारा जाएगा एन एच अपॉन 2π और एम आर। ये हमारी आ गई समीकरण नंबर 2। अब यहां से हम समीकरण नंबर 2 को जो v का मान है उसको हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। इसको हम यहां से पुट करते हैं, देखो तो क्या आएगा। देखो ये वाली समीकरण है m फिर v², तो ये हो जाएगा m, और v का हमारे पास मान क्या था, ये हमारे पास NH अपॉन 2πmr, तो हो जाएगा n² h² अपॉन 4πr² m² और r²। हमने इसका फर्क कर दिया, और बराबर ये जो भी हमारे पास टर्म है ये वाली भी यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा ZE² 4πε0 और r। यहाँ से r से एक r कैंसिल हो जाएगा, 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो r है इसको हम इधर लेके जाएंगे और बाकी जो है इसको हम इधर ले आएंगे। तो r बराबर हमारे पास हो जाएगा n² h² ε0 ZE² m और पाई। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। इसके बाद इस समीकरण को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं Rn, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो Nv जो क्वांटम संख्या है उसकी हमारे पास रेडियस है ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं h² ε0 ZE² m पाई इंटू n²। ठीक है, यहाँ पर जो n है उसका मान होगा 1 2 और 3 एंड सो ऑन। आपने यहाँ पर देखा कि जो Rn है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के स्क्वायर के। अब हम ये जो मान है r का, उसको हम v की जो हमने इक्वेशन निकाली थी ये वाली, ये हमारी इक्वेशन थी समीकरण नंबर 2। तो ये वाला जो r का मान है यहाँ पर r का मान रख देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v का मान, और ये मान मैं डायरेक्ट रख देता हूँ कि हमारे पास क्या आने वाला है। तो इसको लिखूंगा मैं vn बराबर ZE² 2ε0 h, और बाहर में लिख देता हूँ 1/n को, और यहाँ पर जो n का मान है वो है 1 2 3 और एंड सो ऑन। यहाँ पर जो vn है इसका जो वेग है वो 1/n के समानुपाती है। अब देखो, अगर हम केवल इसको एक हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें जिसके लिए z का मान 1 होता है, तब देखो क्या होता है इसमें।
Z बराबर 1 के लिए, ओनली फॉर Z बराबर 1। ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम की जब बात करेंगे तो V बराबर कितना हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा, देखो ये वाला यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ZE² 2 एप्सिलॉन नॉट और H। जब इसके अंदर हम मान रखेंगे सारे के सारे, तब ये जो मान आएगा वो आएगा 2.18 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो मान है वो बराबर होता है 137 के C के 137वें भाग के बराबर। यहाँ पे देखो ये जो वेग हमें प्राप्त हुआ है वो प्रकाश के वेग का 1% से भी कम है, 1% से भी कम है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर n बराबर 0 रख दें तो ये रिलेटिविस्टिक में पहुंच जाएगा। इसीलिए जब हमारे इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से 1% से भी कम है तो यहाँ पर हम रिलेटिविस्टिक का प्रयोग नहीं करते हैं, और इसीलिए जो बोहर थे इन्होंने n बराबर 0 का मान नहीं लिया था। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास है। जब z बराबर 1 होगा और n बराबर भी 1 होगा, तब n बराबर भी 1 रखना है, तब v का जो मान होगा वो प्रकाश के वेग के 137वें भाग के बराबर होगा। ठीक है, और ये जो हमें प्राप्त हुआ है, जैसे मान लो इसको मैं दे देता हूँ V0, जब हमारे पास n बराबर 1 होगा, लेकिन यदि केवल z बराबर 1 हो और n बराबर 1 नहीं हो तो Vn का मान हमें प्राप्त होगा V0 और इंटू 1/n। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेडियस की। जब z बराबर 1 होगा तब Rn बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन पाई m। z बराबर 1 हो गया और ये हो जाएगा E² इंटू n²। ये वाला जो पार्ट है मैं इसको नाम देता हूँ R0, तो हो जाएगा Rn और इंटू n²। अब ये जो R0 है, R0 कब होगा? R0 तब है जब z बराबर भी 1 हो और n बराबर भी 1 हो, तब ये जो R0 है इसका मान हमें प्राप्त होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के अंदर जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसकी जो ऊर्जा है, जो उसकी जो रेडियस है, वो हमें प्राप्त होगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है, या भी इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और इनके ऊपर से ऐसा नेट में डायरेक्ट एक सवाल पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एनर्जी के बारे में कि इनकी एनर्जी कितनी होगी। देखो इनकी एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। यहाँ पर v का मान हम रखेंगे, पुट करेंगे, तो ये हमारा मान होगा 1/2 mZe² e⁴ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² इंटू 1/n²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा पास मान होगा mZ² e⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² और n²। ये हमें प्राप्त हो गया काइनेटिक एनर्जी का मान। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी को आप दो तरीके से आप निकाल सकते हो। पहला तो इसका सीधा फॉर्मूला लगा लो। सीधा फॉर्मूला क्या है? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी हमारे पास जो चार्ज है न्यूक्लियस का, इनटू इलेक्ट्रॉन अपॉन इनकी बीच की रेडियस। तो ये हमें पोटेंशियल एनर्जी का मान दे देगा, और यहाँ पर आर का मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर जो माइनस चिन्ह आया है वो क्यों आया है? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास बाउंडेड स्टेट में है, या फिर ऐसे कह सकते हैं न्यूक्लियस की ये यहाँ पर बंधा हुआ है। यहाँ पर दूसरा तरीका भी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों जो चार्ज है वो ऑपोजिट चार्ज हैं, तो भी यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है वो बाउंड है, बंधन की अवस्था में स्थित है। ठीक है, पहला तो तरीका ये है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। दूसरा देखो,
जब भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट भी होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और जब हम इसको किसी एटम के अंदर आर डिस्टेंस के ऊपर लेके आते हैं तब उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, U बराबर आर से इन्फिनिटी, और ये जगह माइनस जो भी फोर्स होगा और डॉट डी आर। तो ये जगह फोर्स हमारे पास कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। इसका सॉल्यूशन करोगे तो यही मान वापस से हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसमें मान रख देते हैं, और मान रखने के बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मैं मान सीधा रख देता हूँ। कितना आएगा, देखो वो आएगा हमारे पास -mz² e⁴ एप्सिलॉन नॉट e² h² और n²। ये हमारा आया पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी, टोटल एनर्जी, इसको मैं लिखूंगा En से, जो यहाँ से हम जोड़ लेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से आ जाएगा -mz² e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² और n²। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको भी आपको याद रखना है। कभी कभी इनके जो एनर्जी है लेवल वो पूछ लेता है। देखो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब क्या है, मैंने ये जो शब्द है वो 3-4 बार इस्तेमाल कर लिया है। हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब ये होता है जिसके जो कक्षा है उनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है, देखो हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम को अगर मैं केवल सिंगल आयोनाइज कर दूं तो भी क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम को अगर मैं डबली आयोनाइज कर दूं तो भी इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस प्रकार के हमारे पास जो एटम है उनके लिए बोहर मॉडल सही बैठता है, उनके लिए बोहर ने मॉडल दिया था। हाइड्रोजन हीलियम के लिए जो एक बार आयोनाइज किया हो और ये डबली आयोनाइज्ड हो, और इस प्रकार से अगर हमारे पास जिसमें बाहरी कक्षा में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमारे पास जो En है, देखो इसके लिए कितना होगा, En हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एकदम यहाँ पर H बराबर हो जाएगा माइनस, देखो Z बराबर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट s² h² और n²। ये सारे कांस्टेंट है। हमें ये जो m है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास, तो हमें पता है 9.1, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हमें पता है। एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है 8.854 के समथिंग होता है, और h का मान हमें पता है 6.62 या 63। ये सारे मान हम जब इसमें रखेंगे तो ये मान आएगा हमारे पास -13.6 n² और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसे अगर जूल में भी चेंज करना चाहे तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, 13.6 को 1.6 इंटू 10⁻⁻90 से आप गुणा करवा दो तो ये हमारा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो आप सिर्फ इसमें ये वाला मान याद रखो कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो एनर्जी का मान है वो हमें प्राप्त होता है -13.6 इंटू 10⁻⁻n²। अब देखो हमें यहाँ से एनर्जी का मान हमें प्राप्त हो गया। यहाँ से एक नई टर्म को मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा। उस टर्म को इंट्रोड्यूस करने से पहले अगर आप हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी और हीलियम के लिए भी अगर निकालना चाहें, सिंगल आयोनाइज हो, लिथियम अगर उसके लिए भी एनर्जी का मान आप निकालना चाहे तो ये आप दोनों निकाल के देख लेना। और देखो मैं यहाँ पर एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसको मैं नाम दूंगा टर्म वैल्यू। देखो टर्म वैल्यू क्या है, टर्म वैल्यू को मैं लिखूंगा Tn से। टर्म वैल्यू क्या होती है, देखो टर्म वैल्यू को यहाँ पर इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूँ ताकि हम स्पेक्ट्रम को और भी अच्छे तरीके से समझ सकें। टर्म वैल्यू कब आएगी, जब हम इनकी जो एनर्जी है उसमें -hc से हम उसको भाग देते हैं, ठीक है। तो इसके टर्म वैल्यू को दर्शाएगा। और टर्म वैल्यू का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर इनवर्स
पर मीटर। जो टर्म वैल्यू है वो एक तरीके से जो वेवलेंथ है उसी की भांति दिखाता है। देखो अब इसका मान कितना होगा, यहाँ पर मान रख दो Tn बराबर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हम केवल हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो Z बराबर यहाँ पर मैं रख देता हूँ 1। तो अब यहाँ पर En का मान रखो तो ये हो जाएगा m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h की क्यूब c और इंटू 1/n स्क्वायर। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, अगर मैं यहाँ पर Z का मान अगर 1 नहीं रखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ पर मैं अगर Z बराबर 1 रख दूँ तो देखो मेरे पास आ जाएगा Tn बराबर m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h की क्यूब c इंटू 1/n स्क्वायर। ये वाला जो पार्ट है मैं इसको नाम दूंगा R इन्फिनिटी, और ये जो R इन्फिनिटी है यह होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट, और ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है इसका जो मान है वो प्रत्येक एटम के लिए हमारे पास जो कांस्टेंट होगा, और इसका जो मान होता है वो होता है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर मैं ये वाला मैं यहाँ पर रख दूँ तो हो जाएगा देखो Tn R की इन्फिनिटी रिडबर्ग कांस्टेंट। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी है हमारा जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमने माना है कि उसका जो वेट है या फिर जो उसका मास है वो इन्फिनिटी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इन्फिनिटी रखा है, और ये हो जाएगा n स्क्वायर। अगर मैं रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म में अगर मैं एनर्जी लिखना चाहूँ तो एनर्जी मान हो जाएगा En माइनस इन्फिनिटी hc अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, और जो रिडबर्ग कांस्टेंट है इन्फिनिटी के लिए इसका मान हमारे पास है m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h की क्यूब और c। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो के अंदर हम इनके जो अलग अलग सीरीज़ हैं, लाइमन सीरीज़ है, बामर सीरीज़ है, पास्टन्स है, ब्रैकेट है और फुंड सीरीज़ है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में कुछ हम न्यूमेरिकल भी इसमें हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जो पिछले प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे हमारे पास उनको हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे।